वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आपने मिस कर दी है तो दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम है न्यू बैच 2021 करके, तो आप उस बैच को अटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों हम यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी जेआईसी हो गया या फिर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं टीचर शिक्षक भर्ती के, तो उन सभी एग्जामों की हम यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहिए और अपने नोट्स अपने हाथों से बनाते रहिए। हिंदी का विकास हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी का विकास किस तरह से हुआ था। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का जो उद्भव है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से। किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में कहा जा सकता है कि यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यूँ तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलते हैं। प्राकृत काल में उनकी संख्या और भी बढ़ गई है तथा अपभ्रंश काल में ये रूप प्रायः 40% से भी ऊपर हो गए हैं। किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 1000 वर्षों मतलब 1000 से लेकर के 2000 में फैला हुआ है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है। वो काल कौन कौन से हैं? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि उद्भव शौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन फिर अंत में ये कहा गया है कि शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली हिंदी का उद्भव हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। तो हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी के अंतर्गत उनकी उपभाषाएं हैं, एक तरफ है उपभाषाएं और दूसरी तरफ है उनकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंत में है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो ये हैं हिंदी की कुछ उपभाषाएं और उनकी बोलियां। तो दोस्तों जो थी पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कई सारी बोलियां आती हैं, जैसे कि खड़ी बोली हरियाणवी, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो जो खड़ी बोली है ना, इस बोली को हिंदुस्तानी या सरहिंदी या फिर कह सकते हैं बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली के उपनाम से जाना जाता है। इसका दूसरा व सही नाम अगर बात करें तो कौरवी है। यह वही प्रदेश है जिसे पहले कुरु जनपद कहते थे। कौरवी या खड़ी बोली का जो एरिया है वो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के जो मैदानी भाग हैं, अंबाला का पूर्वी भाग है तथा पटियाला के पूर्वी भागों में ये बोली बोली जाती है। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, फिर जो दूसरी भाषा है, बोली है यहाँ पे खड़ी बोली के बाद हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी की अगर बात करें हम तो यहाँ पे हरियाणवी को हरियाणी या बांगरू भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। किसने दिया था बांगरू नाम हरियाणवी बोली को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हरियाणा प्रांत मतलब
पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव आदि तथा दिल्ली के देहात क्षेत्र में हरियाणवी बोली बोली जाती है। हरियाणा प्रांत में अहीर तथा जाटों की बहुलता है, इसके कारण हरियाणी बोली को जाटू भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा? जाटू। ठीक है, जाटू भाषा भी इसको कहा जाता है। और दूसरा हरियाणवी तथा बांगरू भी, इसे हरियाणवी बोली को हरियाणी तथा बांगरू भी कहते हैं। और जो बांगरू नाम दिया था हरियाणवी बोली को, किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर बात करते हैं आगे बुंदेली। बुंदेली राजपूतों का प्रदेश होने के कारण, बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, उसकी बोली को बुंदेली कहते हैं। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और बांदा का जो पश्चिमी भाग है वहाँ, तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्वी भाग में ये बोली बोली जाती है। कौन सी? बुंदेली। बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण इसे बुंदेली बोली बोला जाने लगा। फिर है अगली कन्नौजी। कन्नौजी, यह बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा है। कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में ये बोली मतलब कन्नौजी बोली जाती है। फिर है इसके बाद दूसरी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पे आती है खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी। अवध की बोली है। अवध की बोली कौन सी है? अवधी। अवध प्रांत के अंतर्गत आता है लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव, रायबरेली आदि। इसमें हरदोई जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अवधी बोली बोली जाती है। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, जायसी की पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, लालदास की जानकी रामायण, नाभादास की भक्तमाल, अग्रदास की ध्यान मंजरी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, मंझन की मधुमालती और उस्मान की चित्रावली। ये जो रचनाएं हैं ये अवधि की प्रमुख रचनाएं हैं। ये प्रमुख अवधि के प्रमुख कवि और अवधि के प्रमुख साहित्यकार भी हैं। फिर है अगली बघेली। बघेली की बात करें तो बघेलखंड की बोली को बघेली कहा जाता है। बघेलखंड में बघेल राजाओं का राज्य था जिनकी राजधानी रीवा थी, अतः इसका केंद्र भी रीवा है। इसके अतिरिक्त जबलपुर, मंडला, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, दमोह, नागौर, सतना, शहडोल, मैहर में भी ये बोली बोली जाती है। फिर है छत्तीसगढ़ी। अब नाम से ही लग रहा है यह भाषा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया में बोली जाने वाली बोली है। छत्तीसगढ़ के ये प्रांत हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। इस बोली में साहित्य के बारे में अगर बात करें तो जो विद्वानों ने कहा है कि ना के बराबर साहित्य लिखा गया है। फिर है अगली राजस्थानी। राजस्थानी में मारवाड़ी आती है सबसे पहले। राजस्थान के मारवाड़ की बोली लेकिन यह है कि राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ था ना वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, मारवाड़ी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास के एरिए में बोली जाती है, लेकिन जो मिश्रित मारवाड़ी है वो बोली जाती है कहाँ कहाँ बोली जाती है? किशनगढ़, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर व जैसलमेर में। ठीक है, मारवाड़ी भाषा का जो पुराना या कह लें कि प्राचीन नाम क्या था? मरुभाषा। मरुभाषा। ठीक है, मरुभाषा था। किसका? मारवाड़ी का। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियां हैं। साहित्यिक मारवाड़ी का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के भागों में ही बोला जाता है। फिर इसके बाद की है जयपुरी या ढूंढाड़ी। यहाँ पे है जयपुरी या ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहा जाता है। जयपुर के शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढाड़ी या ढूंढाणी बोली बोली जाती है। मेवाती की बात करें तो
अगली जो है यहाँ पे मेवाती। मेवाती बोली राजस्थान में जहाँ मेओ जाति निवास करती है उस क्षेत्र को मेवात तथा वहाँ की बोली को मेवाती कहा जाता है। अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। एक है चरणदास, उनकी शिष्या थी दयाबाई व सहजोबाई ने अधिकांशतः जो अपनी रचनाएं हैं वो मेवाती में ही की है। प्रायः इनमें साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। फिर है मालवी। मालवी है यहाँ पे मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा है, मालवा कहा जाता है। इसमें रतलाम आता है, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़ का पूर्वी क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि प्रदेश आते हैं। इन जो क्षेत्रों में बोली बोली जाती है उसे मालवी कहते हैं। मालवी में साहित्य का बहुत ही अभाव रहा है। फिर अगली जो उपभाषाएं हैं बिहारी, बिहारी हिंदी। इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं वो हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी की बात करें तो बिहार के राज्य, अच्छा हाँ, सबसे पहले बिहारी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो मागधी प्राकृत से हुआ है। भोजपुरी की बात कर रहे हैं तो बिहार राज्य के आरा जिले के एक गांव भोजपुर के नाम पर इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया था। भोजपुरी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, फिजी, मॉरिशस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, मऊ आदि जिलों में ये भाषा बोली जाती है। बिहार की अगर बात करें तो बक्सर, भोजपुर, पूर्वी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली, भभुआ आदि जिलों में ये बोली जाती है। ठीक है। फिर है हाँ, भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक बोली है। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से। संत कवि कबीरदास, धर्मदास, धरणीदास आदि पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव रहा है। रामनाथ पांडे भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। फिर है अगली मैथिली। मैथिली की बात करें तो मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्रों तथा नेपाल में बोली जाती है। दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, किशनगंज, जमशेदपुर, देवघर आदि क्षेत्रों में तथा नेपाल के 8 जिलों सरलाही, धनुषा, मोहतरी, सप्तरी, रातहट, मोरंग, सुनसरी तथा सिरहा में मैथिली बोली जाती है। मैथिली भाषा एकमात्र ऐसी बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, इसमें विद्यापति, गोविंद दास, चंद झा आदि मैथिली के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। फिर बात करते हैं, हाँ, एक और है नागार्जुन, जिन्हें यात्री के उपनाम से जाना जाता है। हिंदी के साथ साथ मैथिली के भी महानतम कवि हुए हैं। ठीक है, इन्होंने मैथिली में अपनी एक रचना लिखी है पत्रहीन नग्न गाछ, और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किन्हें? विद्यापति जी को, नागार्जुन को, यात्री। फिर बात करते हैं, अगली बोली है मगही। ठीक है, मगही की बात करते हैं तो मगही में हमारा यहाँ पे आता है मगध क्षेत्र की बोली मगही कही जाती है। इसके अंतर्गत गया, पटना, भागलपुर, हजारीबाग आदि क्षेत्र आते हैं। भोजपुरी और मगही में अत्यधिक समानताएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। फिर अगली उपभाषाएं हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में अगर बात करें तो पहाड़ी हिंदी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्राकृत से हुआ है। इसकी जो बोलियां हैं, सबसे पहले हैं गढ़वाली। तो गढ़वाली पर चर्चा करते हैं। यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। इसके अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं। इस बोली पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव है पंजाबी, ब्रज व राजस्थानी तथा कुछ वैशाली का भी प्रभाव रहा है। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। फिर अगली बोली है कुमाऊनी। कुमाऊनी का पुराना नाम कूरमांचल था। कूरमांचल, कुमाऊं
कुमाऊनी का पुराना नाम था कूर्मांचल। इसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व रानीखेत जिले शामिल हैं। यहाँ यह भाषा बोली जाती है। कुमाऊनी की 8 उपबोलियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है खस। फिर है नेपाली। यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा, जौनसार, सिरमौर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो यह था दोस्तों हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी उपबोलियां, उनकी बोलियां। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि की। ठीक है, देवनागरी लिपि की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे जो सामने हमारे आता है कि देवनागरी लिपि क्या है। एक्चुअली लिपि दोस्तों क्या है कि हर एक भाषा का एक लिखने का या कह सकते हैं कि चित्रात्मक या ध्वन्यात्मक तरीका होता है, उसे लिपि कहते हैं। उसमें जैसे कि हमारी अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है, और उर्दू की फ़ारसी है, पंजाबी की बात करें तो पंजाबी की गुरुमुखी के नाम से है। तो इस तरह ही हर एक जो भाषा होती है उसकी एक लिपि होती है, वो जिस लिपि में लिखी जाती है, हर एक भाषा अपनी एक अलग लिपि में लिखी जाती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, देवनागरी लिपि की। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार, जो लिपि का आधार है, लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य व दृष्टिगोचर होती है। लिपि दृश्य व दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी तथा पंजाबी की गुरुमुखी है। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की लिपि चित्राक्षर तथा कुछ ध्वन्याक्षर थी। देवनागरी लिपि का जो आविष्कार हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। ठीक है, यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल में प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के जो पंडित वर्ग थे अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागर ब्राह्मणों के नाम की वजह से इसे नागरी कहा गया था। ठीक है, और देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने के साथ साथ इसका प्रयोग हुआ था, इसके साथ ही इसके साथ देव शब्द जुड़ गया था। तो देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगा था। फिर है सर्वप्रथम गोविंद रानाडे ने सुधार समिति का गठन किया। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। काका कालेलकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया गया, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ई, आ, उ, ए, ओ, औ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। ठीक है, कौन सा सुझाव दिया? पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जैसे हिंदी की जगह हिंदी, कंठ की जगह कंठ। श्रीनिवास का सुझाव था कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियां शामिल कर उनके नीचे कोई चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोग 5 अक्टूबर 1941 ने लिपि सुधार हेतु एक बैठक की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने तथा छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव पेश किया। वर्ष 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की, जिसमें निम्न सुझाव पेश किए गए। छोटा आ की 12 खड़ी भ्रामक है। छोटा आ की 12 खड़ी भ्रामक है। मात्राएं यथास्थान रहें, परंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुस्वार व पंचमाक्षरों के स्थान पर बिंदी, ये जो ऊपर बिंदी लगती है, से काम चलाया जाए। 2 तरीकों से लिखे जाने वाले अक्षरों में निम्न अक्षरों को स्वीकार किया जाए, जैसे आ, झा, धा, भा, ला। संयुक्त वर्णों छा, त्र, ज्ञा, श्रा को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। उपरोक्त सुझावों में कुछ परिवर्तन कर उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। समय समय पर इसमें सुधार होते रहे हैं। फारसी की
खा, खा, गा, जा, फा ध्वनियाँ भी इसमें शामिल कर ली गई हैं तथा कुछ अंग्रेजी शब्दों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो देवनागरी लिपि प्रायः क्या है, दोषारोपण होता है। इसमें वर्णों की संख्या अधिक है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। ठीक है। तो दोस्तों और एक चीज़ बात कर लेते हैं। एक राजभाषा आयोग 1965 था, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि उसमें से एक प्रश्न पूछता है। वो ये है कि संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो राजभाषा है, उसे ही राजभाषा कहते हैं। राजभाषा है का जो प्रावधान है वो संविधान की धारा 343 से अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 14 दिसंबर, ठीक है, को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा हो गया? 14 सितंबर है, गलत हो गया, 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी भारतीय संविधान में, तो इसी वजह से हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में ही होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राज्य भाषा में या हिंदी अंग्रेजी में हो सकता है। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है कि राजभाषा आयोग 1955 क्या कहता है। राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसके 21 सदस्य थे। इस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव थे, वो क्या थे? किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। दूसरा है, हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम है। तीसरा है, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रति एक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। चौथा है, हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेषता दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। पांचवा था, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में ही हों। छठवां है, संसद व विधान मंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। सातवां था, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। और आठवां था, भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे अनुच्छेदों की। अगर बात करें तो अनुच्छेद, राजभाषा एक अधिनियम था। कौन सा अधिनियम? राजभाषा अधिनियम 1976। इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए थे। ठीक है, इसी में वो जो नहीं था, आप लोगों ने का वर्ग के क्षेत्र, खा वर्ग के क्षेत्र, गा वर्ग के क्षेत्र, ठीक है, तो का वर्ग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली। और ये सभी क्षेत्र कौन से होते हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र। खा फिर है, का के बाद खा वर्ग के क्षेत्र में आता है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। फिर है गा वर्ग के क्षेत्र। इसके अलावा जितने क्षेत्र बचते हैं वो गा वर्ग के क्षेत्र हैं, उसी में और जो संघ शासित क्षेत्र बचते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों, और इसमें तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो हमारी आज यहीं पे समाप्त होती है। हमारा यूनिट जो पहला है वो समाप्त हो जाता है, तो अगली यूनिट हमारा आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास करके। ठीक है, तो अगली यूनिट में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे। कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।